नमस्कार विद्यार्थियों। अंग्रेज़ों की भारत पर विजय, इस पर 7 व्याख्यान पहले हो चुके हैं और आज 8वां व्याख्यान। विगत व्याख्यान की यदि हम बात करें तो हमने मीर कासिम, जो कि मीर जाफ़र को हटा करके बनाया गया था, और वो जिसका टाइमिंग 1760 से 1764 है, उस मीर कासिम की कठिनाइयों के बारे में बात की थी और उसने किस प्रकार से अपने शासन में सुधार किए, सैन्य सुधार किए, आर्थिक सुधार किए, ज़मींदारों के साथ में उसका क्या संबंध रहा। और फिर हमने किया कि मीर कासिम से अंग्रेज़ क्यों नाराज़ हो गए और दोनों में कटुता के क्या कारण रहे, और उस कटुता के परिणाम स्वरूप मीर जाफ़र को पुनः बंगाल का नवाब बनाना, इन बातों की हमने चर्चा की थी। तो विद्यार्थियों, जब दोनों पक्षों में तन गई, एक दूसरे के प्रति शंकित और अंग्रेज अपने स्वार्थ में जुटे हुए थे, मीर कासिम अपने राज्य की स्थिति को सुदृढ़ बनाने में लगा हुआ था। लेकिन दोनों के बीच के संबंध ऐसे हो गए कि मेजर एडम्स ने जब पटना पर अधिकार कर लिया तो मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास चला गया। अवध के नवाब ने उसको कहा कि बंगाल में पुनः उसकी सत्ता स्थापित करवाने में मदद की जाएगी, लेकिन सैनिक जो खर्च है वो नवाब को देना पड़ेगा। यानी कि सेना अवध की युद्ध करने के लिए उसने कह दिया कि हम आपके साथ हैं। मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी उस समय दिल्ली से निर्वासित और अवध में वहाँ पर रह रहा था। अवध के नवाब की शरण में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था और इसके बदले उसने नवाब को अपने साम्राज्य का वज़ीर नियुक्त कर रखा था। वो साम्राज्य जो उसके पास था नहीं, लेकिन एक वो सिंबॉलिक सम्राट था। अपनी राजधानी में वो जाने की हिम्मत नहीं थी उसकी दिल्ली में, इसलिए अवध में वो रह रहा था। मीर कासिम ने मुग़ल सम्राट को भी सहायता के लिए तैयार कर लिया। इस प्रकार मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम के बीच में एक गठबंधन, एक अलाइनमेंट हो गया। उधर कंपनी ने मीर जाफ़र से फिर एक समझौता कर लिया और उस समझौते के अंतर्गत जुलाई 1763 में उसको पुनः बंगाल की नवाबी देने का उन्होंने कह दिया कि भाई समझौता करके कि हम तुम्हें बंगाल का नवाब स्वीकार कर लेंगे। अब मीर कासिम भी अपने आप को बंगाल का नवाब समझता है, क्योंकि वो युद्ध में हारा है लेकिन पद उसके पास है। और इधर बंगाल में, क्योंकि मीर कासिम इस समय अवध में है, इधर बंगाल में अंग्रेज़ों ने अपनी तरफ से कह दिया कि भाई मीर जाफ़र, अब तुम बंगाल के नवाब हो। तो ऐसे करके इधर अंग्रेज़ भी अलर्ट मोड पर हैं, उधर मीर कासिम ने भी अपना एक गठबंधन बना लिया है और उस परिणाम होता है बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764। मीर कासिम, शुजाउद्दौला व शाह आलम तीनों ने संयुक्त रूप से अंग्रेज़ों को बंगाल से निकालने की तैयारी की और इनकी संयुक्त सेना पटना की ओर बढ़ती है और पटना पर विजय प्राप्त कर लेती है। इस विजय के उपरांत सेनाएं बक्सर की ओर बढ़ती हैं, परंतु अंग्रेज़ों के सेनानायक मेजर हेक्टर मुनरो ने, जो 8000 सैनिकों के साथ पहले से ही वहाँ पर तैनात था, उस मेजर
हेक्टर मुनरो ने इन तीनों शक्तियों की संयुक्त सेना को बक्सर के मैदान में पराजित कर दिया। विद्यार्थियों, परंतु यह युद्ध भी पलासी की तरह वीरता से विजित नहीं किया गया था। उसके स्थान पर कूटनीति व घूसखोरी से जीता गया। इस युद्ध में मुगल सम्राट शाह आलम ने बड़ी उदासीनता दिखाई। पराजित मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के हाथों पड़ना उचित नहीं समझा, अतः वह रुहेलखंड की तरफ भाग गया। इसके उपरांत वह दिल्ली चला गया और 12 साल तक इधर उधर भटकते हुए 7 जून 1777 को इस दुनिया से चला गया। शाह आलम ने अंग्रेज़ों के साथ एक समझौता कर लिया। शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब है, वो बेचारा कुछ समय तक युद्ध करता रहा और अंत में उसने भी 3 मई 1765 को कंपनी के समक्ष कड़ा नामक स्थान पर आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार यह इतिहास की जो एक प्रसिद्ध लड़ाई है या युद्ध है, युद्ध तो क्या है, लड़ाई कहें विद्यार्थियों, क्योंकि युद्ध का जो रेंज है बहुत ज़्यादा होता है, वीरता से लड़ा जाता है। तो लेकिन यह उस वीरता से लड़ा गया युद्ध नहीं था, इसलिए हम इसको लड़ाई भी कह सकते हैं। और बहुत लंबा युद्ध नहीं हुआ, वो 3 घंटे चला, जिसमें 825 सैनिक अंग्रेज़ों के मारे गए और 2000 सैनिक शुजाउद्दौला के मारे गए। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों को निर्णायक विजय प्राप्त होती है भारत की 3 शक्तियों पर। मुगल सम्राट भी है, अवध का नवाब भी है, बंगाल का नवाब भी है। मीर कासिम के यदि हम थोड़ा विद्यार्थियों, यदि बक्सर के युद्ध के बाद मीर कासिम का यदि हम थोड़ा सा मूल्यांकन यहाँ कर लें तो यह एक प्रासंगिक रहेगा। मीर कासिम में मीर जाफ़र की भांति एक निर्बल हृदय व्यक्ति नहीं था। वह एक योग्य, सतर्क एवं नियमनिष्ठ शासक था। उसने अपने शासनकाल में प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से अपनी योग्यता का अच्छा परिचय दिया। उसने सैनिक सुधारों से अपनी सैनिक शक्ति को प्रबल बनाया तथा आर्थिक सुधारों से मीर जाफ़र के रिक्त खजाने को धन से पुनः परिपूर्ण कर दिया। वह एक महत्वाकांक्षी तथा स्वतंत्र प्रकृति का नवाब था। इसी कारण उसकी अंग्रेज़ों से नहीं पटी, परंतु उसमें कमी यह थी कि वह स्वयं एक उच्च कोटि का सेना नायक नहीं था। विद्यार्थियों, हम इसको यह भी कह सकते हैं कि वह एक अच्छा प्रशासक तो था, लेकिन एक अच्छा राजनयिक और सेना नायक नहीं था। यद्यपि राजधानी बदलकर उसने अपनी कूटनीति का परिचय दिया, उसने अलाइनमेंट बना करके भी अपनी कूटनीति का परिचय दिया, परंतु वह अंग्रेज़ों की ताकत को ठीक से समझ नहीं सका। उसने अपनी सीमित ताकत के बावजूद अंग्रेज़ों से स्वतंत्र होकर शासन करने का प्रयास किया, जो कि संभव नहीं था। इसलिए नंदलाल चटर्जी लिखते हैं कि मीर कासिम जागरूक एवं कुशल शासन प्रबंधक था और अंग्रेज़ों के चंगुल से निकलने की इच्छा शक्ति रखता था। गुलाम हुसैन और गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने भी मीर कासिम की प्रशंसा की है, परंतु मीर कासिम अंग्रेज़ों को नहीं साध पाया विद्यार्थियों, और अपनी ताकत से अधिक उसकी महत्वाकांक्षा थी और
वो उसने प्रयास भी किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। अब विद्यार्थियों, हम बात करते हैं बक्सर के युद्ध के परिणाम की, रिजल्ट्स की बात करें। पहला तो यह हुआ कि मीर जाफर को बंगाल का दूसरी बार नवाब बना दिया गया। दूसरा, क्लाइव ने भारत में दूसरी बार यहाँ पर भारत आकर के वापस चला गया था, वो इंग्लैंड फिर आता है भारत। तो जब यहाँ आ गया तो उसने आकर के बक्सर के युद्ध में पराजित जो शक्तियाँ थी उनके साथ में इलाहाबाद की संधि की, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तीसरा परिणाम यह निकला कि बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णयों पर पक्की मोहर लगा दी। इसलिए विद्यार्थियों, प्रश्न एक आता है ना कि बक्सर ने प्लासी के युद्ध के कार्य को पूर्ण किया। यही तात्पर्य है कि प्लासी के युद्ध ने बंगाल में अंग्रेज़ों की शक्ति को सुदृढ़ किया, तो बक्सर के युद्ध ने उनको उत्तरी भारत में अपनी प्रभुता स्थापित करने में सक्षम बना दिया, क्योंकि दिल्ली का सम्राट भी तो बक्सर का युद्ध लड़ रहा था, अवध का नवाब भी लड़ रहा था। तो अब अंग्रेज़ों की जो रेंज है बंगाल से निकल करके नॉर्थ इंडिया हो जाती है बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप। बक्सर के युद्ध के यदि हम महत्व की बात करें विद्यार्थियों, तो इतिहासकारों ने इसे प्लासी के युद्ध से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया है। डॉक्टर के दत्ता लिखते हैं, द बैटल ऑफ बक्सर वॉज मोर डिसिसिव इन रिजल्ट्स देन द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध की अपेक्षा बक्सर का युद्ध अपने परिणामों में अधिक निर्णायक था। स्क्रिप्टन, एक अंग्रेज इतिहासकार, लिखता है कि सैनिक दृष्टि से प्लासी की लड़ाई को अधिक महत्वपूर्ण बताता है, परंतु वेंसीटार्ट ने इस पर अपनी असहमति व्यक्त करते हुए लिखा है कि प्लासी की विजय क्लाइव के षड्यंत्रों का परिणाम थी और तथा बक्सर की विजय अंग्रेजी सैनिक शक्ति की स्पष्ट विजय थी। हालांकि विद्यार्थियों, हमने देखा है कि यहाँ अंग्रेज़ों ने मुगल सम्राट से अलग से संधि कर ली थी, लेकिन एक इतिहासकार है, उसका अपना एक दृष्टिकोण है वेंसीटार्ट का। इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने 3 मुस्लिम शासकों की 3 शक्तियों की संयुक्त सेना को पराजित किया। महत्वपूर्ण बात है। इस विजय का परिणाम ही था कि मुगल सम्राट शाह आलम भी अंग्रेज़ों के संरक्षण में आ गया और अवध का नवाब शुजाउद्दौला अंग्रेज़ों का याचक बन गया। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो बक्सर का युद्ध बहुत अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। यह सही है कि प्लासी के युद्ध ने बंगाल में अंग्रेज़ों का प्रभुत्व स्थापित किया, किंतु उस युद्ध के परिणाम स्वरूप यह सिद्ध नहीं हो पाया था कि बंगाल का वास्तविक स्वामी कौन है। लेकिन बक्सर के युद्ध ने इसका फैसला कर दिया कि यहाँ पर स्वामी या जो किंग मेकर है या किंग है वो अंग्रेज है। रैमजे मयूर लिखता है कि बक्सर ने अंतिम रूप से बंगाल में अंग्रेजी राज्य की कड़ियों में रिब्ट्स लगा दी, यानी कि कीले लगा दी, वह मजबूत कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है। तो एक प्रकार से बक्सर की जो विजय है वो प्लासी की विजय की पूरक थी, ये कहना बहुत सही रहेगा। प्लासी की लड़ाई केवल बंगाल से ही संबंधित थी, क्योंकि वह बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच में हुई थी, लेकिन बक्सर का युद्ध इससे कहीं अधिक व्यापक था। इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने 3 शक्तियों को पराजित किया, भारत की 3 शक्तियों को। मुगल सम्राट शाह आलम भी उसमें सम्मिलित है। अतः इस युद्ध में अंग्रेज़ों का प्रभाव दिल्ली तक स्थापित हो गया और शाह आलम से अंग्रेज़ों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी वसूल करने का फरमान प्राप्त कर लिया।
इसलिए कहा जाता है कि इस विजय से कंपनी के लिए भारत के द्वार खुल गए। सैनिक दृष्टि से यदि हम देखें तो बक्सर के युद्ध में सुजाउद्दौला अपनी प्रशिक्षित सेना व भारी तोपखाने के साथ युद्ध में उतरा था। उसकी सेना भी विशाल थी। अतः बक्सर में विजय प्राप्त कर अंग्रेजी सेना ने अपनी सैनिक श्रेष्ठता और भारतीय सेना का खोखलापन सिद्ध कर दिया। प्लासी के युद्ध में क्लाइव को एक सेना से मुकाबला करना था, लेकिन बक्सर में सेना नायक मुनरो ने 3 शक्तियों का मुकाबला किया और उनको पराजित किया। तो सैनिक दृष्टिकोण से यदि देखें, हालांकि इसमें कैजुअलिटीज़ कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुई, युद्ध कोई बहुत लंबा नहीं चला, लेकिन अंग्रेज़ों की सैनिक श्रेष्ठता अवश्य सिद्ध हुई और इलाहाबाद की संधि हो जाती है। और फिर इनके हाथ में तो ये देखिए कि दिल्ली तक जाने का रास्ता विद्यार्थियों इनके पास में आ जाता है। अब हम बात करते हैं मीर जाफ़र की दूसरी पारी की। बंगाल का दूसरी बार नवाब बनता है। जुलाई 1763 तक 1765 तक रहता है। मीर कासिम के स्थान पर कंपनी ने पुनः मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। बार बार नवाब बनाने से कंपनी व कंपनी के कर्मचारियों को बड़ा अच्छा लाभ हो जाता था। इसीलिए कंपनी के उच्चाधिकारी नवाब बदलने में बड़ी रुचि रखते थे। मीर जाफ़र ने पहले की भांति कंपनी को व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की, अंग्रेज़ों को अंतर्देशीय व्यापार के अधिकार प्रदान किए। अंग्रेज मीर कासिम के साथ युद्ध में अंग्रेज़ों को जो क्षति हुई उसकी भी पूर्ति की गई। कंपनी को 30 लाख रुपए हर्जाने के रूप में और 5 लाख रुपए अंग्रेज़ व्यापारियों की क्षतिपूर्ति के रूप में दिए। बड़गांव, चिटगांव और मिदनापुर स्थायी रूप से कंपनी को दे दिया गया। 24 परगने कंपनी को पहले ही मिल चुके थे। इतना सब कुछ करने पर भी कंपनी ने नवाब की सेना घटा दी। अब नवाब 6000 अश्वारोही और 12000 पैदल सैनिक रख सकता था। बंगाल के प्रशासन में कंपनी के हस्तक्षेप से बंगाल में पुनः अराजकता व्याप्त हो गई और भ्रष्टाचार का राज्य कायम हो गया। 1764 में मीर जाफ़र ने कंपनी के अधिकारियों का इस ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया, परंतु धन के लोभी अंग्रेज़ों ने इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया और इन्हीं परिस्थितियों में 5 फरवरी 1765 को मीर जाफ़र इस दुनिया से विदा हो गया। मीर जाफ़र के अंतिम दिन बड़े कष्ट में व्यतीत हुए, बड़ी बदनामी वाले दिन। वह केवल नाम मात्र का नवाब रह गया था, वास्तविक सत्ता अंग्रेज़ों के हाथ में थी। मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद उसके पुत्र निज़ामुद्दौला को नवाब बनाया जाता है। इस समय कलकत्ता का जो गवर्नर था वेंसिटार्ड, वो भी धन का बहुत लोभी था और उसने नए नवाब से 20 लाख रुपए लिए और जो कंडीशन सामने रखी कि उसके वंशज कंपनी की अनुमति से ही नवाब बन सकेंगे। दूसरा, प्रशासन में सहायता देने हेतु नायब नाजिम की नियुक्ति अंग्रेज़ों द्वारा हो सकेगी और मोहम्मद रजा खां को उसका नायब नाजिम बना दिया। राजस्व विभाग में नियुक्ति भी अंग्रेजी करेंगे, पदच्युत भी वही करेंगे। नवीन नवाब से कंपनी ने यह वायदा भी लिया कि वह कंपनी की सेना को 5 लाख रुपया मासिक मुर्शिदाबाद के खजाने से देगा और अंग्रेज़ों को स्वतंत्र व्यापार करने की पहले की तरह पूरी छूट रहेगी। तो निज़ामुद्दौला ने फिर भी इतना कुछ होने पर भी नवाब बनना स्वीकार कर लिया। बंगाल में पुनः अराजकता हो गई। नवाब न तो कुछ करने में सक्षम था और न ही वह अपने आप को प्रजा के प्रति उत्तरदायी समझता था। जिसका पिता ऐसा रहा हो, उसके पुत्र नवाब निज़ामुद्दौला से क्या उम्मीद की जा सकती है। केवल महाराज नंद कुमार अंग्रेज़ों की सत्ता हड़पने की नीति के प्रति सजग थे, परंतु अंग्रेज़ों ने उसे भी पद से बर्खास्त करवा दिया, पदच्युत करवा दिया। विद्यार्थियों, अब क्लाइव का दूसरा जो कार्यकाल है, जो कि मई 1765 से फरवरी 1767 तक चलता है, उसका हम अध्ययन करेंगे अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।